हेलो। हाय। आज का चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे, जो कि NCERT हिस्ट्री क्लास 6 से लिया गया है, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। सीटेड लेवल पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट को। पहला पॉइंट, अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडर से निकला है, जिसे संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। इस समूह का उल्लेख संस्कृत में लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का सही से संग्रह किया करते थे एवं वे जानवरों का शिकार भी करते थे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसी पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पर्वत कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर बसे थे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालतम तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। अतीत के बारे में कैसे जानें?
अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। ये पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों एवं राजाओं के जीवन के विषयों की चर्चा मिलती है। इनमें से कई संस्कृति में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। ठीक। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण कराए। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। आगे, जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम किसी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती है। ऐसी वस्तुएं का अध्ययन करने वाला व्यक्तित्व पुरातात्विक कहलाता है। पुरातात्विक पत्थर और ईंट से बनी इमारतें के अवशेषों, चित्र तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले तत्व होने वाले होते हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। आगे, सबसे इम्पोर्टेंट, इतिहास और तिथियाँ। इससे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। अंग्रेजी में BC या हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है।
एडी या हिंदी में ईस्वी को एनो डोमिनी कहा जाता है एवं इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। यानी कि भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पाषाण काल में जीविका का आधार शिकार था। मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया जाने वाला पहला पशु कुत्ता था, जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है। आग का पहली बार प्रयोग नव पाषाण काल में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य वर्ष 1863 ईस्वी में रॉबर्ट बुश ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट बुश ने। पाषाण काल के तीनों कालों का अवशेष बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त होते हैं। यानी कि पाषाण काल के तीनों कालों का अवशेष बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त होते हैं। पहिए की खोज नव पाषाण काल में हुई थी। आगे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, जो कि दयाराम साहनी 1921 में खोज की है। रावी मॉन्टगोमरी पाकिस्तान अन्यायगाड़, ठीक। मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी ने 1922 में, जो कि सिंधु नदी के किनारे लड़काना पाकिस्तान, पशुपति की मूर्ति वहाँ से मिली। चंदोरों में गोपाल मजूमदार, जो कि 1934 में खुदाई हुई, जो सिंधु पाकिस्तान में है चंदोरों। नोथल रंगनाथ राव की खोज 1955 में की, भगवा नदी के तट पर अहमदाबाद गुजरात चावल का अवशेष मिला। सिंधु घाटी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज की थी। सिंधु सभ्यता मात्र शतात्मक थी। माप तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी। हड़प्पा सभ्यता में मात्र देवी की पूजा की जाती थी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु सांड था एवं उसकी पूजा भी की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी एवं लेखन प्रणाली वस्त्रोभेदम थी। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत में गुजरात में पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। कालीबंगा को काले रंग की चूड़ी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता सुव्यवस्थित नगर प्रणाली थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशाल इमारत अन्नागाड़ था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता कहा जाता है। बनवाली एवं कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का अवशेष मिलते हैं।
स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता से मिला है। अग्निकूट के अवशेष लोथल एवं कालीबंगा से मिलते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जो कि वैदिक काल लगभग 900 वर्ष तक चला। उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया। ऋग्वैदिक काल में समाज सत्तात्मक था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। मुख्य खाद्य पदार्थ यव ऋग्वेद मुख्य खाद्य पदार्थ यव था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। पर्दा प्रथा, बाल विवाह एवं सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्त हैं। 5 महायज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ, भूतयज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ है। आगे उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कारों का प्रचलन था। गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। वैदिक साहित्य। वेदों की संख्या 4 है। ठीक, सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक एवं 10,600 मंत्रों का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है एवं यह सूर्य देवता को समर्पित है। दूसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद का पाठ करने वालों ब्राह्मणों को अद्विक कहा गया है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। तीसरा सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। अथर्ववेद। अथर्ववेद का संबंध जादू टोने से है और सबसे बाद वाला भी वेद अथर्ववेद ही होता है। उपनिषद। उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद वेदों का अध्ययन एवं महत्व का वर्णन करते हैं। वेदांग। वेदों का अर्थ समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष वेदांग है। पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। रामायण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण को चतुर्विंशति संहिता भी कहा जाता है। रामायण को चतुर्विंशति संहिता भी कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, इतना ही था जो अब समाप्त हो गया।
थैंक यू।